नमस्कार। वागधारा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी समाज में जो भी घटित होता है साहित्यकार उस सब घटनाक्रम को कलमबद्ध कर देता है। यानी समाज में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी क्रियाकलाप है, उन सब का वर्णन साहित्यकार अपने साहित्यों में कलमबद्ध करके करता है। और ये काम व्यंग्यकार बखूबी करता है, लेकिन व्यंग्यकार का अंदाजे बयां कुछ अलग होता है। वो क्या अंदाजे बयां होता है व्यंग्यकार का, और व्यंग्य वास्तव में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, वो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी देंगे। यानी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यंग्य और व्यंग्य कर्म क्या है और व्यंग्य के साथ साथ हम समाज कहाँ है, ये तमाम विस्तृत जानकारी देंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गौतम जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अशोक जी इस विधा के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में व्यंग्य लेखन का कार्य कर रहे हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और तो प्रकाशित हो ही रही हैं इनकी कविताएं, इनके व्यंग्य। और साथ ही साथ काफ़ी सारा साहित्य जो है इनके द्वारा लिखा जा चुका है, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं व्यंग्य के बारे में अशोक जी से। अशोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी कि ये जो व्यंग्य है वास्तव में क्या है, और व्यंग्यों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? व्यंग्य वास्तव में विसंगतियों पर प्रहार करने का एक साहित्यिक माध्यम है जी। इसे वर्तमान समय से पहले भी व्यंग्य था, लेकिन व्यंग्य के पास अपना शरीर नहीं था जी। व्यंग्य अपने को कविता के माध्यम से, जी। उपन्यास के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता था जी। लेकिन आज व्यंग्य के पास अपना एक शरीर है, व्यंग्य के पास अपनी आत्मा है, व्यंग्य के पास अपने टूल्स हैं विसंगतियों के साथ समाज को रूबरू करवाने के लिए। अशोक जी, आपने कहा कि व्यंग्य ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं लिखा जाता था, लिखा जाता था लेकिन किसी और रूप में, किसी और विधा के रूप में, लेकिन स्वतंत्र विधा जो है धीरे धीरे करके अब स्थापित हुई। लेकिन अब आपने कहा कि ये काफ़ी समय से व्यंग्य लिखा जा रहा था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यंग्य जो है वो कहाँ से लिखा जा रहा था, अगर आप थोड़ा सा बताएं इतिहास जो व्यंग्य का। हर समाज में विसंगतियाँ रही हैं जी। व्यवस्थागत भी रही हैं और सामाजिक विसंगतियाँ भी रही हैं जी। और जो जागरूक साहित्यकार है वह इन विसंगतियों को अपने साहित्य के माध्यम से अपने पाठकों के सामने उठाता रहा है। अब यदि हम बात करें पद्य में व्यंग्य की जी, तो हम कबीर से शुरू करें। जी। कबीर की स्थितियाँ कुछ ऐसी थी, तत्कालीन सामाजिक स्थितियाँ कि सामाजिक और धार्मिक दोनों। हाँ, दोनों थी, धार्मिक थी कि वहाँ भेदभाव बहुत था जी। और व्यंग्य जो है समाज को समाज बनाने की कोशिश करता है बिना किसी भेदभाव के। जी। कबीरदास ने देखा समाज में धार्मिक विसंगतियाँ हैं, आडंबर हैं, पाखंड हैं, उन्होंने कह दिया उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, धार्मिक पाखंड को ख़त्म करने के लिए कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। जी। साफ सी बात थी कि भगवान तो कैसे भी सुन लेंगे, जोर से लाउड स्पीकर पर कहने की जरूरत नहीं है उनको। उनका विरोध किया गया। दूसरी तरफ दूसरे धर्म वाले थे, उनकी भी खबर ली गई। मन का फेर के मिटे न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर। बड़ी सीधी सी बात, विसंगति के ऊपर साधारण से शब्दों में गहरी चोट। यानी समाज में जो विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, उनको उजागर जो है किया जाता था व्यंग्यकार को द्वारा पहले से ही। जैसे आपने कहा कि कबीर से लगभग शुरुआत हम मानते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा प्रहार किया, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें बहुत सारी असमानताएं थी और बहुत सारी विषमताएं थी, वो उजागर के, जैसे आपने उदाहरण के तौर पर जो है वो दोहे भी गिनाए। अशोक जी, ये तो बात हुई कबीर की। स्वाभाविक तौर पर कबीर के बराबर बड़ा व्यंग्यकार जो है उस समय, तत्कालीन समय में, उस समय में कोई नहीं था। उसके बाद अगर हम हिंदी साहित्य की यात्रा की बात करें
तो उसके बाद कौन कौन से व्यंग्यकार हुए? अब हम जैसे बात करते हैं भारतेंदु युग में ले लेते हैं जी। भारतेंदु युग में भी भारतेंदु ने अपने समय की सामाजिक विसंगतियों को डटकर उठाया अपने साहित्य में, उनका विरोध भी किया था जी। उन्होंने जैसे अंधेर नगरी है उनका जी, बिल्कुल व्यवस्थागत विसंगतियां उसमें उठाई गई जी। उस समय के जैसे निबंधकार थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे जी, उनके निबंधों में भी व्यंग्य था जी। पर वो व्यंग्य जो थे, उनके जो निबंध थे वो व्यंग्य उनमें था, लेकिन वे ललित निबंध थे, कम था उसमें व्यंग्य का पुट उसमें कम था जी। लेकिन धीरे धीरे फिर एक व्यंग्य जो है एक विधा के रूप में जब प्रतिष्ठित हुआ तो वह हरिशंकर परसाई के हाथों हुआ जी। उन्होंने क्या किया कि व्यंग्य को हास्य से निकालकर चिंतन के साथ जोड़ा जी। अपने समय की जो उनकी विसंगतियां थी उन विसंगतियों पर उन्होंने करारी चोट की अपने व्यंग्य के माध्यम से, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते जी, विकलांग श्रद्धा का दौर जी, सदाचार का जी, तावीज जी, कुछ ऐसे व्यंग्य हैं। या फिर हम कर सकते हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र जी। विशुद्ध व्यवस्थागत विसंगतियों के ऊपर चोट करते हैं उनके ये व्यंग्य जी। और कोशिश ये रहती है कि इस चोट के बाद समाज में कोई ना कोई सुधार जी अवश्य होगा जी। फिर वही परंपरा आगे चली। हम श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी को ले लें जी, उसके बाद हम शरद जोशी को ले लें जी, हम शंकर पुणे तांबर को ले लें जी, पुणे तांबेकर को ले लें, हम आलोक पुराणिक को ले लें, हम गोपाल चतुर्वेदी को ले लें, हम ज्ञान चतुर्वेदी को ले लें, ललित लालित्य, प्रेम जन्मेजय, नरेंद्र कोहली, बहुत से ऐसे एक लंबी परंपरा है। जैसे निर्मल गुप्त हो गए जी, हमारे प्रमोद तांबट हो गए, यज्ञ शर्मा हो गए। एक लंबी परंपरा है आज के समय में व्यंग्यकारों की, जो कि अपने व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को एक नया स्वरूप दे रहे हैं जी। अशोक जी, आपने सीधा सीधा जो है आपका कथन ये है कि व्यंग्य जो है कबीर से जैसे अगर शुरुआत हम माने, फिर उसके बाद भारतेंदु युग से होते हुए परंपरा, लेकिन जो व्यवस्थित तौर पे जो एक अलग विधा के रूप में जो स्थापन हुआ वो परसाई जी के समय से, और जैसे आपने उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए, उनके बहुत सारे व्यंग्य जो है वो काफ़ी प्रचलित रहे। और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो एक शरीर जो मिला व्यंग्यों को अलग से विधा के रूप में स्थापन मिला, वो पहली बार परसाई के समय से मिला, और वो परंपरा जो है धीरे धीरे करके जो है वो फिर आधुनिक काल में जो है बहुत सारे श्रीलाल शुक्ल से लेकर बहुत सारे जो है आपने गिनाए, तो ये परंपरा चली आ रही है। गौतम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ये तो परंपरा जो है वो अब निरंतर जारी है। जैसे कि आपने कहा कि अब जो है लोग, जो पाठक जो हैं वो इन व्यंग्यों को बड़े चाव से और गंभीरता से पढ़ते भी हैं, और स्वाभाविक तरीके से, जैसे आपने कहा कि इनका उद्देश्य यही है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको उजागर करना, जो विषमताएं हैं, जो विसंगतियाँ हैं उनको उजागर करना व्यंग्य के माध्यम से। मेरा सवाल ये है कि भारतीय परंपरा के बाद अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो इस परंपरा को जो है निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे हिमेश थे जी, उन्होंने शुरुआत की थी हिमाचल में ठुणिया नामा से जी। उसके बाद डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत जी हैं जी, सुदर्शन वशिष्ठ जी हैं जी, गुरमीत बेदी जी हैं, और कुछ समय के लिए गुरुदत्त शर्मा भी बीच में आए थे व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में जी। तो इन लोगों ने भी, या इन व्यंग्यकारों ने भी अपने व्यंग्यों में जी अपने समय की विसंगतियों को जी, अपने समय के आम लोगों की छटपटाहट को अपने व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है और कर भी रहे हैं जी। तो ये परंपरा जो आपने कहा कि जो ये परंपरा परसाई के समय से जो शुरू हुई इस स्वतंत्र विधा के तौर पर, उसका लेखन कार्य जो है ना केवल अखिल भारतीय स्तर पे साहित्यकारों द्वारा किया जा रहा है, अपितु ये परंपरा जो है, इस परंपरा का निर्वहन जो है प्रदेश व्यापी भी लेखकों द्वारा किया जा रहा है। गौतम जी, मेरा सवाल थोड़ा एक और जो हटके मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जैसे आपने कहा कि ये व्यंग्य जो है लेखन जो है परंपरा पुरानी है, किसी न किसी विधा के रूप में, कहानी के रूप में, श्लोक के रूप में, कविता के रूप में, किसी न किसी विधा के रूप में हो रहा था। तो इस स्वतंत्र विधा की क्या आवश्यकता आन पड़ी? स्वतंत्र विधा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई
कि कहानी में कहानी ज़्यादा होती थी जी, व्यंग्य सांकेतिक होता था, नाटक में नाटक ज़्यादा होता था, व्यंग्य सांकेतिक होता था। लेकिन जब लगा कि व्यंग्य को अब कहानी से अलग हो जाना चाहिए, जी, जब ऐसा महसूस किया गया साहित्यकारों द्वारा जी, या व्यंग्यकारों द्वारा, उनको लगा कि अब व्यंग्य को अपने को व्यक्त करने के लिए कहानी की जरूरत नहीं है, जी, नाटक की जरूरत नहीं है, जी, कविता की जरूरत नहीं है, जी, तो वहाँ पर व्यंग्य ने अपनी एक अलग परंपरा शुरू कर दी। जी। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यंग्य तो होता था विभिन्न विधाओं के माध्यम से। हाँ। यानी कहानी में भी व्यंग्य है, कविता में भी व्यंग्य है, गद्य पद्य में दोनों में व्यंग्य है, लेकिन अलग से जो एक स्वतंत्र विधा। लेकिन उसमें ये होता था कि जैसे आपने कहा कि कहानी में फिर कहानी जो है वो ज़्यादा होती थी, कविता में जो है कवितापन ज़्यादा होता था। लेकिन जो व्यंग्य है इसका काम सिर्फ व्यंग्य है, यानी इसका जो है सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, समानताओं को, विसंगतियों को उजागर करना है और पाठकों तक पहुंचाना है, और वो भी शायद अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि वो सामने वालों को बुरा ना लगे जी। इसीलिए व्यंग्य में क्या होता है कि हास्य वहाँ पर साधन है जी, साध्य तो विसंगति है जी। पाठक चाहेगा कि थोड़ा सा उसको आनंद भी मिले, लेकिन आनंद के साथ साथ उसका दिमाग में भी कहीं एक हलचल पैदा हो विसंगति के विरुद्ध, कि समाज में ये विसंगति है, इस विसंगति में आम आदमी पिस रहा है, और यदि हम इस विसंगति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें वैचारिक स्तर पर ये कोशिश करनी होगी। चलिए गौतम जी, ये तो बात हो गई हिंदी साहित्य में जो व्यंग्य की परंपरा की, कहाँ से शुरुआत हुई और आज हम कहाँ पे हैं। हमारा विषय भी यही था कि व्यंग्य और हम कहाँ हैं आज। लेकिन चलिए अब आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा कर लें इस कार्यक्रम के माध्यम से। गौतम जी, ये बताएं कि चूँकि आप तो सरकारी अधिकारी थे, तो ये लेखन की तरफ कैसे जुड़ाव हुआ आपका और कैसे आना हुआ? जीवन जी, वास्तव में हुआ क्या कि मैं उस परिवेश से हूँ जहाँ पर लेखन की अपार क्षमताएँ होती हैं, बस थोड़ी सी स्पार्क की जरूरत होती है। तो मेरे लेखन का आरंभ तो वैसे हमारे जो मेरा धुमदन स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में, वहाँ पर वाल मैगजीन होती थी। उन दिनों सारे बच्चे जो हैं जो लेखन में शौक़ रखते थे अपनी रचनाएं हाथ से लिखते थे और वहाँ पर लगा दी जाती थी। हम एक दूसरे की रचना पढ़ते थे तो प्रेरित होते थे। धीरे धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू की, वहाँ पर मेरे मन में लेखन के प्रति एक रुझान सा हुआ, और उसके पीछे कारण था यशपाल का उपन्यास था एक मनुष्य के रूप का परिवेश कुछ ऐसा था, ग्रामीण सा परिवेश है उसमें। उस परिवेश ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने वहाँ से कहानी लेखन शुरू कर दिया। यानी लेखन परंपरा की शुरुआत आपने व्यंग्यकार के तौर पे नहीं, कहानीकार के रूप में की मैंने। धीरे धीरे मेरा शौक लेखन में बढ़ता गया। फिर मैं दैनिक ट्रिब्यून के साथ जुड़ गया, वीर प्रताप के साथ जुड़ा और शौक़ बढ़ा। फिर वागर्थ में चला गया, कथाबिम में चला गया, दिल्ली प्रेस में चला गया, जनसत्ता में गया। तो कहने का अभिप्राय कि 10-12 सालों में मैंने 100 के आसपास कहानियाँ लिखी जी। आजकल थी मैगजीन है, आजकल मैगजीन एक, उसमें भी कहानियाँ जम कर लिखी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो मेरे विचार हैं वे विचार मेरी कहानी के माध्यम से व्यक्त नहीं हो पा रहे, या मैं अपने विचारों को कहानी के माध्यम से अच्छे तरीके से पाठकों तक अपने विचार नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। शायद मेरे भीतर कहीं आक्रोश भी था, मैं बड़ा भी हो गया था, व्यवस्था की समझ भी थोड़ी सी होने लगी थी और मैं व्यंग्य की तरफ मुड़ गया। जी। तो साहित्यिक यात्रा की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कहानीकार के तौर पर आपने कहा कि वो जो बीज का जो पैदा हुआ एक साहित्यकार का, वो तो आपके शुरुआती दौर में जो है वो एक आपने कहा कि विद्यालय में शुरुआत हुई, फिर लेखन की तरफ बढ़े और कहानीकार के तौर पे जो है अपना शुरुआत की। लेकिन व्यंग्य की तरफ जो आया रुझान हुआ आपका, उसके बारे में भी आपने बताया कि व्यंग्य इसलिए क्योंकि फिर मुझे लगा कि आपको कहीं लगा कि मुझे जो है वो कहानीकार के तौर पे मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, पाठकों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, इसलिए इस तरफ आना हुआ। तो ये जो व्यंग्य लेखन जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपके जो व्यंग्य हैं व्यापक तौर पर कहाँ प्रकाशित होते हैं और किन किन मैगजीन्स में, और स्वतंत्र प्रकाशन है तो वो भी थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक मेरे व्यंग्य की बात है, मैंने देश की तकरीबन सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यंग्य लिखे हैं जी, जिनमें हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, दैनिक जागरण है। इनके साथ साथ तो व्यंग्य लिखे ही, लेकिन नया ज्ञानोदय, आपका वागर्थ है,
ब्लिट्स जो सबसे पुराना साप्ताहिक होता था, एक ब्लिट्स जी, उसमें भी व्यंग्य मैंने लिखे। तो कहने का अभिप्राय है कि विदेशों की पत्रिकाएं हैं, साहित्य कुंज है, जैसे लेखनी लंदन से निकलती है, अमस्टेल गंगा नीदरलैंड से निकलती है, तो इन पत्रिकाओं में भी मैंने अपने व्यंग्य भेजे और उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे व्यंग्य यानी एक प्रकाशित व्यंग्यकार के तौर पर व्यंग्य लेखन में जो है आपने महारत हासिल की और विभिन्न पत्रिकाओं में आपने जगह जगह प्रकाशित हुए। अगर मैं ये कहूँ कि दर्शकों के माध्यम से मैं ये कहूँ कि कोई संक्षिप्त सा कोई व्यंग्य हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, तो जरूर जी, जरूर हो जाएगा जी। जैसे कि मैंने कहा, व्यंग्य जो है हमारा विसंगतियों पर है, व्यवस्थागत, क्योंकि ये जो हमारी व्यवस्था है यह सभी विसंगतियों को जन्म देती है। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो शायद सारी विसंगतियां, हमारी पारिवारिक स्तर की, हमारी दूसरे स्तर की विसंगतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो इसी संदर्भ में है बूढ़ा पीपल और ऑक्सीजन प्लांट। शहर का सरकारी अस्पताल दवाओं का कम, राजनीति का अधिक मारा है। वहाँ जितनी राजनीति होती है उतना मरीजों का इलाज नहीं। फिर भी लोग वहाँ उम्मीद लिए अपने मरीजों को बचाने के लिए आते हैं, पर हालत नाजुक होने के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं। कुछ घर तो कुछ आगे ऊपर को। कहते हैं बिना अस्पताल मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, बस इसीलिए। अस्पताल के बीचों बीच खाली जगह में एक पीपल का पेड़ है, अस्पताल बनने से पहले का। अपने मरीजों को उस अस्पताल में भर्ती करवा उनके तीमारदार उसके पास अपने मरीजों को ठीक होने की उससे दुआ मांगते थे, तो हर किस्म के डॉक्टर उसके नीचे कुर्सी लगा देरों देर आराम फरमा लेते। मेरे शहर की इस अस्पताल में हादसे तो अक्सर होते ही रहते हैं, पर अब के एक खास हादसा हुआ जी। दवाओं के बिना मरीज पहले भी मरते रहते थे, पर सब चुप रहते थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था कि दवा के बिना मरीज चला गया या प्रभु इच्छा से। तब मरने वाला और उसके तीमारदार सच सोचने के बाद भी यही सोचते थे कि जाने वाले का अंजल पूरा हो गया सो चला गया। तब थोड़ा बहुत एक दो दिन अखबारी हल्ला मचता, पर दूसरे दिन ही शांत हो जाता या आपस में मिल बैठ शांत करा दिया जाता। पर अब के मरीजों की मौतें बिना ऑक्सीजन के भी होने लगीं, तो अखबारों से कुछ ज़्यादा ही हल्ला पड़ गया। तीमारदार तो बहुधा दबा हल्ला करते रहते थे वजह बेवजह, जैसे भी उनको मौका मिल जाता। सारा दिन मरीज के पास बैठे बैठे बोर हो जाते थे बेचारे। अखबारों में हल्ला पड़ा कि अस्पताल प्रशासन जैसे कैसे आंखें मलते मलते जागा, जो पहले भी अधिकतर हल्ला होने के बाद ही थोड़ा बहुत जागता था। आनंद फानम ने सरकार ने चुनाव नज़दीक होते देख मरीजों के बदले अपने वोट बचाने की घोषणा की कि वह बिना टेंडर किए अस्पताल में पक्का ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी ताकि उसके वोट ना मरे। और इसी घोषणा के साथ पहली बार देखते ही देखते अस्पताल में मरीजों को छोड़ ऑक्सीजन प्लांट पर मंथन शुरू। पर अब प्रश्न ये कि ऑक्सीजन प्लांट लगे तो कहाँ? अस्पताल पर अवैध कब्जे वाली जगह तो माफिया से खाली नहीं करवाई जा सकती थी। उस पर जायज हक जमाए या तो पक्ष के नेता थे या प्रतिपक्ष के। जी। तीसरा ऐसा दुस्साहस का काम कर भी नहीं सकता था। अस्पताल प्रशासन के एक शासक ने उनसे तैश में आकर वह जगह लेने की कोशिश की थी, तो दूसरे ही दिन उसका तबादला जनहित में ऐसी जगह कर दिया गया था कि उस अस्पताल में मरीज भी वही था और डॉक्टर भी वही। अस्पताल प्रशासन का मुखिया फिर परेशान। अब ऑक्सीजन प्लांट लगे तो कहाँ लगे? काश वह इतना छोटा होता कि वे अपने कुर्सी के नीचे उसे लगवा लेते। आखिर उनको परेशान देख पिछली सरकार के वक्त हाशिए पर अशोक जी बहुत बढ़िया। आप ने जो जैसे आपने कहा कि जो मर्म है जो व्यंग्यकार का सामाजिक जो समसामयिक जो घटनाएं हैं, और मुझे लगता है इन दिनों कोविड के दिनों तो ये बहुत चर्चित रहा है ये मसला, और ये उजागर करने का आपने प्रयास किया परोक्ष रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंग्य के बारे में अशोक जी आपने बड़ी विस्तृत जानकारी दी। आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ एक वागधारा में एक नए चर्चित विषय पर चर्चा होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जिगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।